शहर के सबसे महंगे होटल का हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। शहर के रईस, बिजनेस टाइकून और नामी हस्तियां वहां मौजूद थी। यह पार्टी थी शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के बेटे विराज की कामयाबी की। विराज, जो जितना रईस था उतना ही अकेला और शांत, वह ब्लैक सूट में महफिल के बीचों बीच खड़ा था, पर उसका मन वहां की दिखावे वाली बातों में नहीं लग रहा था। तभी हॉल के बड़े दरवाजे खुले और फूलों की सजावट और मैनेजमेंट की टीम के साथ इनाया अंदर आई। इनाया एक छोटी लेकिन मशहूर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाती थी और इस पूरी पार्टी को सजाने की जिम्मेदारी उसकी थी। एक साधारण लेकिन बेहद खूबसूरत पेस्टल सिल्क साड़ी, कानों में छोटे झुमके और चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान। वह अपनी टीम को निर्देश दे रही थी कि तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। विराज की नजरें इनाया पर टिक गई थी। चारों तरफ शोर था, संगीत बज रहा था, लोग उसे बधाइयां दे रहे थे, लेकिन विराज को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे पूरी महफिल की रोशनी इनाया के चेहरे के सामने फीकी पड़ गई है। उसकी सादगी ने विराज के पत्थर जैसे दिल में पहली बार हलचल मचा दी थी। विराज के दोस्त ने उसे टोकते हुए कहा, विराज, कहाँ खो गए? सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। विराज ने बिना नजरें हटाए कहा, वो लड़की कौन है? वो इनाया एक कोने में फूलों की सेटिंग ठीक कर रही थी कि तभी उसे एक भारी और रूहानी आवाज सुनाई दी, ये फूल बहुत खुशकिस्मत है। इनाया चौंक कर पीछे मुड़ी। सामने विराज खड़ा था। इनाया उसे पहचानती थी, वह आज की पार्टी का हीरो था। उसने थोड़ा संभलते हुए कहा, जी सर, पार्टी में कोई कमी रह गई क्या? विराज ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, कमी तो शायद अब तक मेरी जिंदगी में थी, जिसे आज मैंने देख लिया। इनाया उसकी बात का मतलब समझ पाती उससे पहले ही उसके फोन की घंटी बजी और काम के सिलसिले में उसे वहां से जाना पड़ा। लेकिन विराज वहीं खड़ा रहा, उसे जाते हुए देखता हुआ। पार्टी खत्म हुई, लेकिन विराज के दिमाग से वो चेहरा नहीं उतरा। उसने अपने मैनेजर को बुलाया और कहा, इस पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट जिस लड़की ने लिया था उसके बारे में हर जानकारी मुझे कल सुबह तक चाहिए। वो कहाँ रहती है, क्या करती है, सब कुछ। पार्टी की वह रात बीत चुकी थी, लेकिन विराज की आंखों से इनाया का वो मासूम चेहरा ओझल नहीं हो रहा था। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही विराज अपने आलीशान ऑफिस के केबिन में बैठा था, पर उसका ध्यान फाइलों में नहीं बल्कि उस नाम में अटका था जो उसके मैनेजर ने सुबह ही उसे बताया था, इनाया। विराज ने अपनी पूरी जिंदगी में हर वो चीज हासिल की थी जिसे उसने चाहा था, लेकिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि कुछ ऐसा भी है जिसे दौलत से नहीं बल्कि सिर्फ किस्मत से पाया जा सकता है। उसने तुरंत एक फैसला किया और अपनी कंपनी के एक बड़े प्रोजेक्ट के लॉन्च इवेंट का पूरा जिम्मा इनाया की छोटी सी कंपनी को सौंपने का आदेश दे दिया। यह महज एक बिजनेस डील नहीं थी, यह विराज का इनाया की दुनिया में कदम रखने का एक बहाना था। उधर इनाया, जो अपनी छोटी सी टीम के साथ एक साधारण दफ्तर में बैठी अगले काम का इंतजार कर रही थी, विराज की कंपनी से आया कॉल सुनकर दंग रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शहर का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप उसे इतना बड़ा मौका दे रहा है। वह खुशी और घबराहट के मिले जुले एहसास के साथ विराज के दफ्तर पहुंची। जब वह विराज के केबिन के बाहर खड़ी थी तो उसकी धड़कनें तेज थी। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, उसने देखा कि विराज एक बड़ी कांच की खिड़की के पास खड़ा शहर को देख रहा था। उसे देखते ही विराज के चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान लौट आई और बिना किसी औपचारिकता के सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे उम्मीद थी कि तुम जरूर आओगी। इनाया ने नजरें झुकाते हुए फाइल्स मेज पर रखी और पेशेवर लहजे में बात शुरू करनी चाहिए, लेकिन विराज का अंदाज उसे बार बार निशब्द कर रहा था। काम की बातों के बीच विराज ने इनाया से पूछा, इनाया, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतने बड़े लोग। इनाया ने पहली बार आत्मविश्वास के साथ सिर उठाया और कहा, डर उन्हें लगता है जिन्हें अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं होता सर। मुझे अपने काम पर यकीन है। इनाया की इस बेबाकी ने विराज को उसका और भी बड़ा दीवाना बना दिया। मीटिंग खत्म हुई।
लेकिन विराज ने इनाया को कॉफी के लिए रोक लिया। उस शाम दफ्तर की छत पर ढलते सूरज की रोशनी में दोनों ने काम से हटकर बातें की। इनाया को पता चला कि विराज के पास शोहरत तो बहुत है, लेकिन उसके पास वो सादगी और सुकून नहीं है जो इनाया की छोटी सी दुनिया में है। वहीं विराज को इनाया की बातों में एक ऐसी सच्चाई दिखी जो उसने आज तक किसी और में नहीं पाई थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, काम के बहाने दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। विराज अक्सर इनाया को घर छोड़ने के बहाने लंबी ड्राइव पर ले जाता। इनाया को भी धीरे धीरे उस अजनबी रईस की सोहबत अच्छी लगने लगी थी। उसे लगने लगा था कि विराज वो घमंडी इंसान नहीं है जैसा दुनिया उसे समझती है। लेकिन इस बढ़ती नजदीकी के बीच एक साया भी मंडरा रहा था। विराज का परिवार, खासकर उसके पिता, जो रिश्तों को भी नफा नुकसान की तराजू में तौलते थे। उन्हें विराज का एक मामूली इवेंट प्लानर के साथ घूमना पसंद नहीं आ रहा था। वहीं इनाया के दिल में भी एक डर था, क्या यह अमीर शहजादा वाकई एक साधारण लड़की से मोहब्बत कर सकता है, या यह सिर्फ चंद दिनों का शौक है। एक शाम जब विराज ने इनाया को उसके घर के बाहर छोड़ा तो उसने इनाया का हाथ रोक लिया और कहा, इनाया, जिंदगी में कभी कभी हम मंजिल नहीं ढूंढते, मंजिल हमें ढूंढ लेती है। मेरे लिए वो मंजिल तुम हो। इनाया कुछ न कह सकी। उसकी खामोशी में इकरार भी था और अनकहा डर भी। उसने अपना हाथ छुड़ाया और बिना पीछे मुड़े अपने घर के अंदर भाग गई। लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे एहसास हो गया था कि वह एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ी है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। विराज और इनाया के बीच पनपती यह अनकही मोहब्बत अब सिर्फ मुलाकातों तक सीमित नहीं रही थी। विराज, जो कभी सिर्फ बिजनेस और मुनाफे की भाषा समझता था, अब इनाया की छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढने लगा था। लेकिन कहते हैं ना कि जब इश्क परवान चढ़ने लगता है तो किस्मत अपनी चालें चलना शुरू कर देती है। विराज के घर के आलीशान ड्राइंग रूम में एक ऐसी साजिश रची जा रही थी जिससे वह पूरी तरह अनजान था। उसके पिता मिस्टर मल्होत्रा ने विराज की शादी शहर के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी अवनी से तय कर दी थी। उनके लिए यह शादी नहीं बल्कि दो कंपनियों का मर्जर था जिसमें जज्बातों की कोई जगह नहीं थी। एक सुबह जब इनाया नए प्रोजेक्ट के डिजाइन लेकर विराज के दफ्तर पहुंची तो वहां का माहौल बदला हुआ था। विराज के केबिन में उसके पिता मौजूद थे। जैसे ही इनाया अंदर दाखिल हुई, मिस्टर मल्होत्रा की तीखी नजरें उसके साधारण लिबास और उसकी मासूमियत पर पड़ी। उन्होंने बड़ी बेरुखी से इनाया को बाहर जाने का इशारा किया और विराज से साफ शब्दों में कह दिया, अगले हफ्ते तुम्हारी और अवनी की सगाई है। मैंने प्रेस को भी खबर दे दी है। विराज के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने बगावत भरे स्वर में कहा, पिताजी, आपने मुझसे पूछा तक नहीं, मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। मिस्टर मल्होत्रा ने ठहाका मारते हुए कहा, वो मामूली लड़की। विराज, हैसियत और शौक में फर्क करना सीखो। वो तुम्हारी जरूरत हो सकती है पर इस घर की बहू कभी नहीं। केबिन के बाहर खड़ी इनाया ने ये सारी बातें सुन ली थी। उसके हाथ से डिजाइन्स की फाइल छूटकर गिर पड़ी। जिन सपनों को उसने अभी सजाना शुरू ही किया था वो कांच की तरह टूटकर बिखर गए। वह बिना विराज से मिले वहां से भागती हुई बाहर निकली और बारिश में भीगती हुई सड़क पर चलती रही। उसे अपनी औकात का एहसास आज पहली बार इतनी कड़वाहट के साथ हुआ था। उधर विराज इनाया को ढूंढते हुए उसके ऑफिस पहुंचा, लेकिन इनाया ने उसे मिलने से मना कर दिया। विराज पागलों की तरह उसके घर के बाहर खड़ा रहा और चिल्लाता रहा, इनाया, एक बार मेरी बात सुनो, मैं ये सगाई नहीं होने दूंगा। लेकिन इनाया की खिड़की के पर्दे नहीं गिरे। वह अंदर बैठकर खुद को समझा रही थी कि एक दिए का सूरज से कोई मुकाबला नहीं होता। अगला कुछ दिन विराज और इनाया दोनों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे। विराज ने खाना पीना छोड़ दिया था और अपने पिता के हर फैसले का विरोध कर रहा था। वहीं इनाया ने खुद को काम में डुबो लिया था ताकि उसे विराज की याद न आए। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। सगाई की शाम इनाया की कंपनी को ही उस पार्टी को मैनेज करने का ऑर्डर मिला
यह इनाया के लिए किसी सजा से कम नहीं था कि उसे अपने ही प्यार की सगाई का मंडप सजाना था। उसने पहले मना करना चाहा, लेकिन उसकी टीम की रोजी रोटी का सवाल था। वह भारी मन से मल्होत्रा हाउस पहुंची। पार्टी शुरू हुई। विराज ने जैसे ही फूलों से सजे हॉल में कदम रखा, उसकी नजरें पागलों की तरह इनाया को ढूंढने लगी। उसने देखा कि इनाया एक कोने में खड़ी होकर अपनी आंखों के आंसू पोंछ रही है और मेहमानों का स्वागत कर रही थी। विराज का सब्र जवाब दे गया। वह सबके सामने मीडिया के कैमरों के बीच चलकर इनाया के पास पहुंचा और उसका हाथ थाम लिया। पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। अवनी और विराज के पिता हक्के बक्के रह गए। विराज ने इनाया की आंखों में देखते हुए सबके सामने ऐलान किया, ये सगाई नहीं हो सकती, क्योंकि जिस हाथ को मैंने आज थामा है उसे मैं उम्र भर छोड़ने का इरादा नहीं रखता। इनाया की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार वो आंसू दुख के नहीं, उस भरोसे के थे जो विराज ने पूरी दुनिया के सामने उसे दिया था। विराज का वह साहसी कदम पूरे शहर में आग की तरह फैल गया। अगले ही पल मीडिया के कैमरे और मेहमानों की कानाफूसी ने इनाया को बुरी तरह डरा दिया। उसने झटके से अपना हाथ विराज की पकड़ से छुड़ा लिया और बिना कुछ कहे आंसुओं से धुंधली आंखों के साथ हॉल से बाहर भाग निकली। विराज ने उसके पीछे जाना चाहा, लेकिन उसके पिता ने उसका रास्ता रोक लिया। मिस्टर मल्होत्रा की आवाज में एक ऐसी कड़वाहट थी जो विराज ने पहले कभी नहीं सुनी थी। उन्होंने गरजते हुए कहा, आज तुमने न सिर्फ मेरा सिर झुकाया है, बल्कि इस खानदान की इज्जत को भी नीलाम कर दिया है। अगर तुम उस मामूली लड़की के पीछे गए तो आज से तुम्हारा इस घर और इस जायदाद से कोई वास्ता नहीं रहेगा। विराज ने शांत होकर अपने पिता की आंखों में देखा और बिना एक शब्द कहे अपना कोट उतारा, अपनी महंगी घड़ी मेज पर रखी और घर की चाबियां उनके सामने रख दी। उसके इस खामोश विद्रोह ने सबको सन्न कर दिया। विराज उस आधी रात को सड़क पर भटकता हुआ इनाया के घर पहुंचा। इनाया अपने छोटे से कमरे में जमीन पर बैठी सिसक रही थी। जब उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी और बाहर विराज को पूरी तरह भीगा हुआ देखा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। विराज ने उसे बाहों में भर लिया और कहा, इनाया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, अब मेरे पास सिर्फ तुम हो। इनाया ने उसे खुद से अलग करते हुए कहा, विराज, ये तुमने क्या किया? तुमने अपने पिता को, अपनी पहचान को खो दिया। मैं तुम्हारे बिना रह सकती थी, पर इस बोझ के साथ कैसे जीऊंगी कि तुम्हारी बर्बादी की वजह मैं हूँ। विराज ने उसके चेहरे को थामते हुए कहा, बर्बादी वो होती है जो मैं उस बेजान रिश्ते में रहकर करता। तुम्हारे साथ तो मेरी नई जिंदगी शुरू होगी। इनाया की आंखों में प्यार और डर का अनूठा संगम था, लेकिन उसने फैसला किया कि वह विराज का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। अगले कुछ हफ्ते किसी इम्तिहान से कम नहीं थे। विराज, जिसने कभी अपनी चाय खुद नहीं बनाई थी, अब एक छोटे से किराए के मकान में इनाया के साथ जिंदगी की नई शुरुआत कर रहा था। उसने एक साधारण कंपनी में नौकरी की तलाश शुरू की, लेकिन मिस्टर मल्होत्रा के रसूख के कारण कोई उसे काम देने को तैयार नहीं था। हर तरफ से रास्ते बंद किए जा रहे थे ताकि विराज टूट कर वापस घर लौट आए। इनाया ने भी अपनी इवेंट कंपनी के ऑफिस को खो दिया, क्योंकि बिल्डिंग के मालिक पर अब एक ऐसी जंग लड़ रहे थे जहां उनके पास ना पैसा था ना ताकत, बस एक दूसरे का भरोसा था। विराज अक्सर रात को इनाया के हाथों को चूमते हुए कहता, महल में रहकर भी मैं इतना सुकून में नहीं था जितना आज इस छोटी सी छत के नीचे तुम्हारी बाहों में हूँ। लेकिन खुशियां इतनी आसान नहीं थी। एक शाम जब इनाया बाजार से लौट रही थी, कुछ अनजान लोगों ने उसका रास्ता रोका और उसे धमकी दी कि अगर उसने विराज को नहीं छोड़ा तो अंजाम बुरा होगा। इनाया समझ गई कि ये विराज के पिता के आदमी हैं। वह डर गई, पर उसने विराज को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह उसे और परेशान नहीं करना चाहती थी। उसी रात विराज को एक फोन आया। उसके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। विराज का दिल तड़प उठा। इनाया ने उसे तुरंत अस्पताल जाने को कहा। जब विराज वहां पहुंचा तो उसकी मां ने उसे गले लगाकर कहा, विराज,
तेरे पिता का दिल टूट गया है, वो तुझे माफ कर देंगे, बस तू उस लड़की का साथ छोड़ दे। विराज एक ऐसी कश्मकश में फंस गया जहां एक तरफ उसका मरता हुआ पिता था और दूसरी तरफ उसकी वो मोहब्बत जिसने उसके लिए अपनी पूरी दुनिया दांव पर लगा दी थी। अस्पताल के उस गलियारे में खड़े होकर विराज को एहसास हुआ कि उसकी एक गलती किसी की जान ले सकती है। अस्पताल के उस गलियारे में खड़े होकर विराज को एहसास हुआ कि उसकी एक गलती किसी की जान ले सकती है, लेकिन इनाया को छोड़ना उसकी अपनी रूह को मारने जैसा था। तभी उसने देखा कि इनाया अस्पताल के गेट पर खड़ी थी। उसकी आंखों में गहरा दर्द था। उसने इशारे से विराज को बताया कि वह उसके साथ है, चाहे उसका फैसला जो भी हो। विराज जब अपने पिता के कमरे में दाखिल हुआ तो मिस्टर मल्होत्रा ने धीमी आवाज में कहा, विराज, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, वो लड़की या मैं? विराज की खामोशी उस कमरे के सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। अस्पताल के उस ठंडे गलियारे में विराज की रूह जैसे दो हिस्सों में बट गई थी। एक तरफ उसके पिता की उखड़ती सांसें थी और दूसरी तरफ इनाया की वो खामोश आंखें जो बिना कुछ कहे उसे सब कुछ कुर्बान करने का हौसला दे रही थी। विराज ने अपने पिता का कांपता हुआ हाथ थामा। मिस्टर मल्होत्रा ने बहुत कमजोर आवाज में कहा, विराज, मेरा वक्त खत्म हो रहा है। मुझे बस ये वादा दे दो कि तुम इस खानदान का चिराग बुझने नहीं दोगे। उस लड़की को भूल जाओ, वरना मैं चैन से मर भी नहीं सकूंगा। विराज की आंखों से आंसू गिरकर उसके पिता के हाथ पर जा पड़े। उसने पीछे मुड़कर देखा। इनाया अभी भी गेट पर खड़ी थी। उसने अपनी आंखों से इशारा किया, जैसे वो कह रही हो, जाओ विराज, अपने पिता को चुन लो, मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ। इनाया का वो बलिदान विराज के दिल को छलनी कर गया। उसने भारी मन से अपने पिता की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, ठीक है पिताजी, आपकी जिंदगी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। यह सुनते ही मिस्टर मल्होत्रा के चेहरे पर एक छलावा भरी चमक आई, जिसे विराज उस वक्त समझ नहीं पाया। इनाया ने दूर से ही विराज के उन शब्दों को भांप लिया। उसने एक आखिरी बार विराज को देखा, अपनी पलकें झुकाई और भारी कदमों से अस्पताल की सीढ़ियों से उतरकर अंधेरे में गुम हो गई। उसे पता था कि आज उसकी अधूरी कहानी का एक और पन्ना हमेशा के लिए बंद हो गया है। अगले कुछ दिनों तक विराज अस्पताल में ही रहा। जैसे ही मिस्टर मल्होत्रा को घर लाया गया, विराज की सगाई की तैयारियां फिर से शुरू हो गई। विराज एक जिंदा लाश की तरह बन चुका था। वह न किसी से बात करता, न सोता। उसकी दुनिया इनाया के बिना बेरंग हो चुकी थी। एक रात जब वह घर के बगीचे में अकेला बैठा था, उसने अपनी माँ को फोन पर पिता से बात करते हुए सुन लिया। मिस्टर मल्होत्रा अपनी पत्नी से कह रहे थे, देखा, मेरा दिल के दौरे का नाटक काम कर गया, वरना वो लड़का उस मामूली लड़की के पीछे अपनी पूरी सल्तनत बर्बाद कर देता। अब एक बार उसकी सगाई अवनी से हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। विराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस पिता के लिए उसने अपनी मोहब्बत का गला घोंटा, उन्होंने उसके साथ इतना बड़ा छल किया था। उसका खून खौल उठा। उसने उसी वक्त घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन इस बार वो पहले वाला विराज नहीं था। उसके दिल में अब सिर्फ इनाया को पाने की तड़प और अपनों से मिला गहरा घाव था। वह पागलों की तरह इनाया के उस पुराने घर पहुंचा, पर वहां ताला लटका था। पड़ोसियों ने बताया कि इनाया उसी रात शहर छोड़कर हमेशा के लिए कहीं चली गई। महीने बीत गए। विराज ने अपने पिता की दौलत को लात मार दी और खुद की मेहनत से एक नई पहचान बनाने में जुट गया। वह दिन रात काम करता ताकि इनाया को ढूंढ सके। उधर एक दूर दराज के पहाड़ी शहर में इनाया एक छोटे से स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी थी। वह अपनी पहचान छुपाकर एक नई जिंदगी जी रही थी, लेकिन उसकी डायरी के हर पन्ने पर आज भी विराज का ही नाम था। उसे नहीं पता था कि जिस विराज ने उसे छोड़ा था, वह आज भी उसकी तलाश में दर दर भटक रहा है। एक दिन विराज को एक पुरानी डायरी मिली जो इनाया के पुराने दफ्तर में छूट गई थी। उसके आखिरी पन्ने पर इनाया ने लिखा था, अगर कभी हम दोबारा मिले
तो अजनबी बनकर नहीं, बल्कि उस अधूरी लकीर की तरह मिलना जिसे खुदा ने पूरा करने के लिए ही खींचा था। विराज की आंखों में नई उम्मीद जगी। उसे एक सुराग मिला था कि इनाया पहाड़ों की तरफ गई है। पहाड़ों की ठंडी फिजाओं में विराज अपनी गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसके दिल के अंदर एक बेचैनी का तूफान उठा हुआ था। इनाया का सुराग उसे एक छोटे से कस्बे नीलगिरी तक ले आया था। वहां की धुंध और देवदार के पेड़ों के बीच उसे हर चेहरे पर इनाया की झलक दिखाई दे रही थी। वह एक एक गली, एक एक स्कूल और हर छोटे कैफे में इनाया की तस्वीर दिखाकर पूछ रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरे की थकान बता रही थी कि उसने महीनों से चैन की नींद नहीं ली थी। तभी एक बुजुर्ग ने उसे बताया कि ऐसी एक लड़की पास के ही आशा किरण स्कूल के बच्चों को संगीत सिखाती है। विराज की धड़कनें जैसे रुक सी गई। वह पागलों की तरह उस स्कूल की ओर भागा। जब वह स्कूल के गेट पर पहुंचा तो शाम ढल रही थी। दूर से ही उसे एक जानी पहचानी धुन सुनाई दी, वही धुन जो इनाया अक्सर गुनगुनाया करती थी। वह धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा जहां से आवाज आ रही थी। खिड़की के कांच से उसने अंदर झांका और उसका कलेजा मुंह को आ गया। इनाया वहां बैठी थी, पहले से थोड़ी कमजोर, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी मासूमियत थी। वह बच्चों को पियानो बजाना सिखा रही थी। विराज की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से दरवाजा खोला और कांपती आवाज में पुकारा, इनाया। इनाया के हाथ पियानो पर ही रुक गए। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसे लगा जैसे कोई सपना देख रही हो। विराज। उसके होंठ फड़फड़ाए, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में वो दर्द और नफरत वापस आ गई जो उस अस्पताल की रात ने दी थी। वह उठकर बाहर जाने लगी, पर विराज ने उसका रास्ता रोक लिया। इनाया, मेरी बात सुनो। मुझे सब पता चल गया है। पिताजी ने मुझसे झूठ बोला था, उन्होंने नाटक किया था। विराज चिल्लाकर अपनी बेगुनाही साबित करना चाह रहा था। इनाया रुकी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, विराज, सच जो भी हो, पर उस रात तुमने मेरा हाथ छोड़ा था। तुमने अपनी विरासत और अपने पिता के शब्दों को मेरी मोहब्बत से ऊपर रखा था। अब बहुत देर हो चुकी है। विराज ने उसे अपनी बाहों में भरना चाहा, लेकिन तभी एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और इनाया की साड़ी का पल्लू पकड़कर बोला, मम्मी, घर चले, डैडी बाहर इंतजार कर रहे हैं। विराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। मम्मी, डैडी। उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी गेट पर एक सादे लिबास में एक शख्स खड़ा दिखाई दिया जिसका नाम समर था। समर ने विराज की ओर देखा और फिर इनाया की ओर। इनाया की आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी। समर ने आगे बढ़कर इनाया के कंधे पर हाथ रखा और बड़े शांत लहजे में कहा, इनाया, ये कौन है? क्या तुम्हारे शहर से कोई पुराना दोस्त आया है? विराज पत्थर की मूरत बन गया था। जिस लड़की के लिए उसने अपनी पूरी सल्तनत ठुकरा दी, क्या वो अब किसी और की हो चुकी थी? इनाया ने नजरें झुका ली और बस इतना कहा, ये विराज है, मेरे अतीत का एक हिस्सा। समर ने विराज की ओर हाथ बढ़ाया। नमस्ते विराज, मैं समर हूँ, इनाया का पति। विराज को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर उतार दिया हो। वह बिना कुछ कहे लड़खड़ाते कदमों से पीछे हटा और अपनी गाड़ी की तरफ भागा। बारिश फिर से शुरू हो गई थी, ठीक वैसी ही जैसी उनकी पहली मुलाकात की रात हुई थी। लेकिन इस बार विराज के पास कोई छाता नहीं था, न ही इनाया का साथ। गाड़ी में बैठकर विराज फूट फूट कर रोने लगा। उसे लग रहा था कि किस्मत ने उसके साथ सबसे क्रूर मजाक किया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि जो उसने देखा वो पूरी सच्चाई नहीं थी। समर और इनाया के बीच का रिश्ता वो नहीं था जो दुनिया को दिख रहा था। इनाया ने समर से शादी नहीं की थी, बल्कि समर उसके उस अंधेरे वक्त का सहारा था। बना था जब वह टूट चुकी थी। वह बच्चा समर का था जिसकी माँ गुजर चुकी थी
और इनाया उसे अपनी ममता दे रही थी। पर विराज के लिए तो दुनिया उजड़ चुकी थी। विराज की गाड़ी नीलगिरी की ढलानों से नीचे उतर रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था। समर का इनाया के कंधे पर हाथ रखना और उस छोटे बच्चे का इनाया को मम्मी पुकारना। विराज का दिल जैसे पत्थर का हो गया था। उसने सोचा कि जिस इनाया के लिए उसने अपनी पूरी सल्तनत, अपना परिवार और अपनी पहचान दांव पर लगा दी, उसने इतनी जल्दी अपनी जिंदगी में किसी और को जगह दे दी। गुस्से और दर्द में चूर विराज ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। तभी अचानक सड़क के एक मोड़ पर उसकी गाड़ी का टायर फिसल गया और गाड़ी सीधे एक पेड़ से जा टकराई। होश आया तो विराज ने खुद को एक छोटे से सरकारी अस्पताल के बिस्तर पर पाया। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी और हाथ में ड्रिप लगी थी। तभी उसने पास के कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनी। वह लड़खड़ाते हुए उठा और दीवार का सहारा लेकर उस कमरे के पास पहुंचा। वहां इनाया बैठी थी। उसकी पीठ विराज की तरफ थी और वह समर से बात कर रही थी। समर कह रहा था, इनाया, कब तक भागोगी? विराज यहाँ तुम्हारी तलाश में आया है। उसे सच बता क्यों नहीं देती? तुम जानती हो कि हमारी शादी सिर्फ कागजों पर एक समझौता है, ताकि मैं अपने बेटे अंश को एक माँ का नाम दे सकूं और तुम दुनिया की नजरों से छुप सको। विराज के कान सुन्न पड़ गए। इनाया सिसकते हुए बोली, नहीं समर, मैं उसे सच नहीं बता सकती। उस रात अस्पताल में उसने मेरा हाथ छोड़ा था। वह टूट चुका था। अगर आज उसे पता चला कि मैंने उससे दूर जाने के बाद कितनी तकलीफें झेली हैं, तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। उसे लगने दो कि मैं खुश हूँ तुम्हारे साथ और अंश के साथ। कम से कम वह सुकून से अपनी पुरानी दुनिया में लौट तो जाएगा। विराज की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने इनाया पर शक किया। वह बिना शोर मचाए वापस अपने बिस्तर पर लेट गया। अगली सुबह जब इनाया विराज को देखने उसके कमरे में आई, तो उसने देखा कि विराज जाग चुका था। इनाया ने अपनी भावनाओं को छुपाते हुए सख्ती से कहा, तुम ठीक हो तो अब यहाँ से चले जाओ विराज। मेरी अपनी गृहस्थी है, मेरा बच्चा है। तुम्हारी मौजूदगी मेरी जिंदगी में तूफान ला सकती है। विराज ने इनाया की आंखों में गहराई से देखा और बस इतना कहा, इनाया, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले बस एक बार उस बच्चे अंश से मिलना चाहता हूँ। इनाया झिझकी, पर उसने मना नहीं किया। विराज जब अंश से मिला तो उसने देखा कि बच्चा इनाया से कितना प्यार करता था। विराज ने अंश के सिर पर हाथ रखा और समर की तरफ देखकर मुस्कुराया। समर की आंखों में एक अजीब सा सम्मान था विराज के लिए। विराज ने इनाया के पास जाकर उसके कान में धीरे से कहा, झूठ बोलना तुम आज भी नहीं सीखी हो इनाया। तुम्हारी आंखें आज भी वही कह रही है जो उस पहली पार्टी की रात कह रही थी। इनाया चौंक गई। विराज ने आगे कहा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन हार कर नहीं। मैं तुम्हें और समर को इस समझौते से आजाद कराने जा रहा हूँ। समर एक अच्छा इंसान है, पर तुम्हारी जगह मेरे पास है। विराज अस्पताल से डिस्चार्ज होकर सीधा अपने शहर वापस पहुंचा, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके दिमाग में एक बड़ा प्लान था। उसने अपने पिता मिस्टर मल्होत्रा का सामना किया, जो अब काफी कमजोर हो चुके थे। विराज ने उनके सामने वो सारे सबूत रख दिए जो साबित करते थे कि इनाया के खिलाफ उन्होंने कितनी बड़ी साजिश रची थी। विराज ने गरजते हुए कहा, पिताजी, आपने मेरी मोहब्बत छीनी थी। अब मैं आपकी वो झूठी शान छीन लूंगा जिसकी खातिर आपने ये सब किया। विराज ने अपनी खुद की कंपनी खड़ा करने का ऐलान किया और समर के बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जाने का वादा किया, ताकि समर को इनाया की कागजी जरूरत न पड़े। उधर नीलगिरी में समर ने इनाया से कहा, इनाया, विराज बदल गया है। वह अब वो कच्चा लड़का नहीं रहा जो अपनों के बहकावे में आ जाए। वह तुम्हें लेने जरूर आएगा। इनाया खिड़की के बाहर गिरती बर्फ को देख रही थी। उसके दिल में एक उम्मीद की किरण जागी थी, लेकिन उसे डर था कि क्या समाज और विराज का परिवार इस अधूरी कहानी को
कभी पूरा होने देगा। विराज जब नीलगिरी से वापस शहर लौटा तो वह पहले विराज जब नीलगिरी से वापस शहर लौटा तो वह पहले वाला हार मान चुका विराज नहीं था। उसकी आंखों में एक नई आग थी और इरादों में चट्टान जैसी मजबूती। उसने ठान लिया था कि वह इनाया और समर के उस मजबूरी के समझौते को खत्म करके ही दम लेगा। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और दिन रात एक करके ऐसी नई कंपनी खड़ी की जो उसके पिता के साम्राज्य के समानांतर खड़ी हो गई। उसने छुपकर समर के गिरते हुए बिजनेस को सहारा दिया और उसे बड़े प्रोजेक्ट्स दिलवाए ताकि समर इतना काबिल हो जाए कि उसे इनाया के सहारे की जरूरत ना पड़े। उधर नीलगिरी में समर ने इनाया से कहा, इनाया, विराज अब वो लड़का नहीं रहा जो अपनों के बहकावे में आकर तुम्हारा साथ छोड़ दे। उसने अपनी पहचान खुद बनाई है, सिर्फ तुम्हारे लिए। इनाया की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी, लेकिन वह डरती थी कि कहीं उसकी वापसी विराज की नई कामयाबी में कोई दाग न लगा दे। वह अपनी अधूरी मोहब्बत की यादों के सहारे ही जीना सीख चुकी थी। तभी एक शाम विराज अचानक नीलगिरी पहुंचा। इस बार वह छुपकर नहीं बल्कि पूरे हक के साथ इनाया के सामने खड़ा था। उसने समर की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, समर, तुमने इनाया का तब साथ दिया जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी। अब वक्त आ गया है कि मैं अपना कर्ज उतारूं। तुम्हारी कंपनी के सारे कर्ज माफ हो चुके हैं और तुम्हें शहर का सबसे बड़ा टेंडर मिला है। अब इनाया आजाद है। समर की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने इनाया का हाथ विराज के हाथ में थामते हुए कहा, विराज, मैंने इसे सिर्फ संभाला था, इसकी रूह तो हमेशा तुम्हारे पास ही थी। विराज इनाया को लेकर अपने शहर वापस आया, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। विराज के पिता मिस्टर मल्होत्रा ने मीडिया में खबर फैला दी कि विराज एक शादीशुदा और एक बच्चे की मां को घर की बहू बनाकर ला रहा है। पूरे समाज में थू थू होने लगी। लोग इनाया के चरित्र पर उंगली उठाने लगे। इनाया टूट गई। उसने विराज से कहा, विराज, मैं तुम्हारी साख खराब नहीं होने दे सकती। मुझे वापस जाने दो। लोग तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन विराज ने हार नहीं मानी। उसने शहर के सबसे बड़े हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पूरी मीडिया वहां मौजूद थी। सब इनाया और विराज का तमाशा देखने आए थे। विराज मंच पर गया, इनाया का हाथ थामकर खड़ा हुआ और गरजते हुए बोला, आप सब जानना चाहते हैं कि इनाया कौन है? इनाया वो औरत है जिसने मेरी खातिर अपनी खुशियां कुर्बान कर दी। जिसे आप शादीशुदा कह रहे हैं, वो दरअसल एक फरिश्ता है जिसने एक अनाथ बच्चे को माँ का प्यार दिया और एक डूबते हुए इंसान को सहारा। अगर समाज को ऐसी औरत को अपनाने में शर्म आती है तो मुझे ऐसे समाज का हिस्सा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। विराज की इस बेबाकी ने सबका मुंह बंद कर दिया। तभी हॉल के दरवाजे खुले और समर अपने बेटे अंश के साथ वहां दाखिल हुआ। उसने सबके सामने इनाया और विराज के पवित्र रिश्ते की गवाही दी। मीडिया और समाज का नजरिया बदलने लगा। मिस्टर मल्होत्रा, जो एक कोने में खड़े होकर यह सब देख रहे थे, उनका सिर शर्म से झुक गया। उन्हें एहसास हुआ कि जिस इज्जत के लिए उन्होंने अपने बेटे की खुशियां छीनी थी, वो इज्जत तो विराज ने अपनी ईमानदारी और प्यार से हासिल कर ली। विराज ने दुनिया के सामने इनाया का हाथ थामकर अपने प्यार की जंग तो जीत ली थी, लेकिन नीति को शायद कुछ और ही मंजूर था। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गहमा गहमी के ठीक बाद जैसे ही इनाया मंच से नीचे उतरी, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह विराज की बाहों में ही बेहोश हो गई। विराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह उसे लेकर पागलों की तरह अस्पताल भागा। वहां सफेद दीवारों और दवाइयों की गंध के बीच विराज का दिल डूब रहा था। घंटों के इंतजार के बाद जब डॉक्टर बाहर आए तो उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उन्होंने विराज को अकेले में बुलाया और एक ऐसी रिपोर्ट दिखाई जिसे देखकर विराज के हाथ कांपने लगे।
इनाया को एक ऐसी दुर्लभ बीमारी थी जो पिछले कुछ सालों के तनाव और अकेलेपन की वजह से गंभीर रूप ले चुकी थी। डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा, मिस्टर विराज, इनाया के पास वक्त बहुत कम है। उनके दिल की हालत ऐसी नहीं है कि वह किसी भी तरह का सदमा या बहुत ज्यादा खुशी बर्दाश्त कर सके। उनकी जीने की इच्छा ही उन्हें अब तक खींच कर लाई है, लेकिन अब चमत्कार ही उसे बचा सकता है। आज का रोम रोम कांप उठा। उसने अभी अभी तो इनाया को पाया था, अभी तो उनके सपनों का घर सजना शुरू हुआ था। वह इनाया के कमरे में दाखिल हुआ, जहां वह पीली पड़ चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। इनाया ने धुंधली आंखों से विराज को देखा और मुस्कुरा कर कहा, विराज, देखो, खुदा ने मेरी सुन ली। मरने से पहले उसने मुझे दुनिया के सामने तुम्हारी दुल्हन बना दिया। अब मैं चैन से जा सकती हूँ। विराज ने उसके होठों पर हाथ रख दिया और रूंधे गले से बोला, ऐसी बातें मत करो इनाया। तुमने मेरा साथ तब दिया जब मेरे पास कुछ नहीं था। अब जब मेरे पास सब कुछ है तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुम्हें मौत के मुंह से भी छीन लाऊंगा। विराज ने हार नहीं मानी, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, सर्जरी बहुत जोखिम भरी है और बचने की उम्मीद सिर्फ 10% है। इसी बीच विराज के पिता मिस्टर मल्होत्रा को जब इनाया की बीमारी का पता चला तो उनका पत्थर जैसा दिल भी पिघल गया। उन्हें एहसास हुआ कि जिस लड़की को वो मनहूस समझ रहे थे, उसने मरते दम तक उनके बेटे से बिना किसी स्वार्थ के मोहब्बत की है। वह पहली बार अस्पताल पहुंचे और इनाया के सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटा, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारी रूह की पाकीज़गी को समझ नहीं पाया। इनाया की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे उसका बरसों का बोझ हल्का हो गया हो। विराज ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी सारी संपत्ति बेचने का मन बना लिया ताकि इनाया का इलाज विदेश के सबसे महंगे अस्पताल में हो सके। इनाया ने उसे रोकना चाहा। विराज, ये दौलत तुम्हारी मेहनत की है, इसे मुझ पर बर्बाद मत करो। लेकिन विराज ने उसका हाथ चूमते हुए कहा, इनाया, ये दौलत, ये शोहरत सब मिट्टी है अगर इसमें तुम्हारी मुस्कुराहट ना हो। मेरे लिए तुम ही मेरी सबसे बड़ी जागीर हो। सर्जरी का दिन तय हुआ। पूरा शहर जो कल तक इनाया पर उंगलियां उठा रहा था, आज उसकी सलामती की दुआ मांग रहा था। समर भी अंश को लेकर अस्पताल पहुंचा था। विराज ओटी के बाहर खड़ा था। उसके हाथ प्रार्थना में जुड़े थे। जैसे ही लाल बत्ती बुझी और डॉक्टर बाहर आए, विराज की सांसें अटक गई। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान देख विराज के बेजान शरीर में जैसे जान लौट आई। डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो विराज, ऑपरेशन कामयाब रहा। इनाया खतरे से बाहर है, पर उसे होश आने में अभी वक्त लगेगा। विराज घुटनों के बल बैठ गया और खुदा से शुक्रिया अदा किया। उसे लगा जैसे उसने अपनी रूह को मौत के चंगुल से छुड़ा लिया हो। अगले 2 दिन विराज इनाया के सिराहने बैठा रहा। उसकी एक एक सांस को गिनता रहा। जब तीसरे दिन इनाया ने धीरे से अपनी पलकें झपकाई तो विराज ने उसका हाथ थाम लिया। इनाया, देखो, मैं यहाँ हूँ, सब ठीक हो गया है। विराज की आवाज खुशी से कांप रही थी। इनाया ने उसे देखा, लेकिन उसकी आंखों में वो पहचान, वो चमक नहीं थी जो विराज के नाम भर से आ जाती थी। उसने अपना हाथ धीरे से छुड़ाया और सूखे होठों से पूछा, आप कौन हैं? मैं यहाँ कैसे आई? विराज के चेहरे से खून उड़ गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर पहाड़ रख दिया हो। डॉक्टर दौड़े आए और इनाया की जांच करने लगे। उन्होंने विराज को बाहर ले जाकर बताया कि भारी सर्जरी और लंबे समय के सदमे के कारण इनाया रेट्रोग्रेड एमनेशिया का शिकार हो गई है। वह पिछले कुछ सालों की यादें खो चुकी है। उसे याद है कि वह एक अनाथ है। उसे अपनी पढ़ाई याद है, लेकिन उसे विराज, उसकी मोहब्बत, वो पार्टी और यहाँ तक कि समर और अंश के बारे में भी कुछ याद नहीं।
विराज टूटकर बिखर गया। जिस इनाया के लिए उसने दुनिया छोड़ दी, आज वही इनाया उसे एक अजनबी की तरह देख रही थी। समर ने उसे ढांढस बंधाया। विराज, हार मत मानो, उसकी यादें गई हैं, उसका दिल तो वही है, तुम्हें उसे फिर से जीतना होगा। विराज ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और एक बड़ा फैसला लिया। उसने तय किया कि वह इनाया पर अपनी यादें थोपेगा नहीं, बल्कि उसे एक नई, खूबसूरत और बिना किसी दर्द वाली जिंदगी देगा। विराज ने इनाया के डिस्चार्ज होने के बाद उसे शहर के शोर शराबे से दूर एक बेहद खूबसूरत फार्म हाउस पर रखा। उसने डॉक्टरों के मशवरे से खुद को उसका एक पुराना दोस्त बताया जो उसकी देखरेख कर रहा है। इनाया को विराज का साथ अच्छा लगने लगा। उसे विराज की आवाज में एक अजीब सा सुकून मिलता था, जैसे बरसों पुराना कोई संगीत हो। विराज उसे रोजाना फूलों के बगीचे में ले जाता, उसे पुरानी कहानियां सुनाता और उसकी पसंद का हर छोटा काम करता। इनाया धीरे धीरे ठीक हो रही थी। एक शाम जब वे दोनों ढलते सूरज को देख रहे थे, इनाया ने अचानक विराज की ओर देखा और कहा, विराज, तुम मेरे लिए इतना सब क्यों करते हो? तुम कहते हो हम सिर्फ दोस्त हैं, पर तुम्हारी आंखों में मेरे लिए जो फिक्र है वो दोस्ती से कहीं बढ़कर लगती है। मुझे कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, किसी धुंधले सपने में। विराज विराज के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने सोचा कि क्या उसे सच बता देना चाहिए। तभी वहां विराज के पिता मिस्टर मल्होत्रा पहुंचे। अब वो पूरी तरह बदल चुके थे। उन्होंने इनाया को देखा और भावुक होकर बोले, बेटा, आज मैं तुम्हें एक सच बताने आया हूँ। विराज ने उन्हें रोकना चाहा, पर मिस्टर मल्होत्रा नहीं रुके। उन्होंने इनाया को वो सारी सच्चाई बता दी, उनकी मोहब्बत, विराज का बलिदान और वो नफरत जो उन्होंने फैलाई थी। सच्चाई का यह बोझ इनाया के दिमाग पर बहुत भारी पड़ा। उसे अचानक पुरानी यादों के धुंधले साए दिखने लगे। वे पार्टी, विराज का हाथ थामना, वो अस्पताल की रात। इनाया का सिर फटने लगा और वह चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ी। विराज ने उसे बाहों में भर लिया। जब इनाया शांत हुई तो उसने अपनी भीगी आंखों से विराज को देखा और बस इतना कहा, विराज, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी मोहब्बत को भूल जाऊंगी? विराज की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। इनाया की याददाश्त वापस आ गई थी। इनाया ने विराज का हाथ थामकर कहा, विराज, मुझे सब याद आ गया है। विराज की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। इनाया की याददाश्त वापस आ गई थी। विराज और इनाया की जिंदगी से काली परछाइयां छटने लगी थी। इनाया की याददाश्त लौटने के बाद मल्होत्रा हाउस में पहली बार सन्नाटे की जगह हंसी ठिठोली ने ले ली थी। विराज के पिता, जो कभी इस रिश्ते के सबसे बड़े दुश्मन थे, अब खुद झुककर इनाया से माफी मांग चुके थे। उन्होंने ऐलान कर दिया था कि विराज और इनाया की शादी इस शहर की सबसे यादगार शादी होगी। शादी की रस्में शुरू हुई। हल्दी का दिन था। चारों तरफ पीला रंग बिखरा हुआ था। इनाया ने पीले रंग का खूबसूरत जोड़ा पहना था और फूलों के गहनों में वह किसी परी से कम नहीं लग रही थी। विराज जब इनाया को हल्दी लगाने पहुंचा तो उसकी आंखों में जो प्यार था, उसने वहां मौजूद हर शख्स को भावुक कर दिया। विराज ने धीरे से इनाया के कान में कहा, इनाया, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, लेकिन तुम्हें पाकर ऐसा लगता है जैसे मुझे पूरी दुनिया की दौलत मिल गई हो। इनाया ने बस मुस्कुराकर विराज का हाथ थाम लिया। उसी शाम जब घर में सब जश्न मना रहे थे, इनाया अकेले बालकनी में खड़ी चांद को देख रही थी। तभी समर अपने छोटे बेटे अंश के साथ वहां आया। समर की आंखों में आज एक अजीब सा सुकून था। उसने इनाया से कहा, इनाया, मैंने तुम्हें तब संभाला था जब तुम टूटी हुई थी, लेकिन आज तुम्हें विराज के साथ इतना खुश देखकर मेरा दिल भर आया है। तुम दोनों की ये अधूरी कहानी आज मुकम्मल होने जा रही है। इनाया ने समर का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि अगर समर ने उसे उस वक्त सहारा ना दिया होता तो शायद वह आज इस मोड़ तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन तभी एक छोटा सा भावुक मोड़ आया। विराज के पिता ने इनाया को अपने कमरे में बुलाया।
उन्होंने एक पुराना संदूक खोला और उसमें से विराज की दिवंगत माँ के गहने निकाले। उन्होंने कहा, बेटा, ये गहने मेरी पत्नी ने अपनी होने वाली बहू के लिए रखे थे। मैंने बहुत गलतियां की, पर आज ये गहने तुम्हें पहनाकर मैं अपनी रूह को हल्का करना चाहता हूँ। इनाया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने विराज के पिता के पैर छुए और उन्हें गले लगा लिया। नफरत की दीवारें अब पूरी तरह ढह चुकी थी। रात को जब मेहंदी की रस्म हुई तो इनाया ने अपनी हथेली के बीचों बीच विराज का नाम लिखवाया। सहेलियों ने जब उससे पूछा कि विराज उसके लिए क्या है, तो इनाया ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, विराज मेरी वो दुआ है जो खुदा ने तब कबूल की जब मैंने मांगना भी छोड़ दिया था। पूरा घर खुशियों से सराबोर था। हर तरफ बस एक ही चर्चा थी कि कैसे एक मामूली इवेंट प्लानर और एक रईस शहजादे की मोहब्बत ने दुनिया की हर दीवार को गिरा दिया। अगली सुबह फेरों का दिन था। इनाया सुर्ख लाल जोड़े में दुल्हन बनी सजी थी, लेकिन तभी उसके दिल में एक हल्का सा डर बैठा। क्या सच में सब कुछ इतना अच्छा हो सकता है? क्या किस्मत फिर से कोई खेल तो नहीं खेलेगी? वह आईने के सामने खड़ी खुद को संभाल रही थी कि तभी विराज वहां आया। उसने इनाया का हाथ थामकर उसे आईने में दिखाया और कहा, इनाया, आज के बाद इस आईने में तुम्हें कभी आंसू नहीं दिखेंगे। आज हम एक दूसरे के होने जा रहे हैं और इस बार कोई भी हमें अलग नहीं कर पाएगा। विराज का यह भरोसा इनाया के सारे डर मिटा गया। शादी का मंडप सज चुका था, मेहमान आ चुके थे और शहनाइयां गूंज रही थी। इनाया ने अपना पहला कदम मंडप की ओर बढ़ाया, जहां विराज उसका इंतजार कर रहा था। उनकी नजरें मिली और उस एक पल में बरसों का दर्द, बिछड़न और तड़प जैसे हवा में विलीन हो गई। मल्होत्रा हाउस आज सिर्फ रोशनी से नहीं, बल्कि एक रूहानी सुकून से महक रहा था। वह आंगन जहां कभी नफरत की दीवारें खड़ी की गई थी, आज इनाया के स्वागत के लिए फूलों की चादर बिछाए खड़ा था। शहनाइयों की गूंज के बीच विराज मंडप में बैठा था। उसकी नजरें बार बार उस रास्ते की ओर जा रही थी जहां से इनाया आने वाली थी। जैसे ही इनाया ने सुर्ख लाल जोड़े में मंडप की ओर कदम बढ़ाया, सबकी सांसें थम गई। उसके चेहरे पर एक ऐसा नूर था जो बरसों की तड़प के बाद आए सुकून से झलकता है। विराज ने आगे बढ़कर इनाया का हाथ थाम लिया और उसे अपने पास बैठाया। विराज ने धीरे से इनाया के कान में कहा, आज ये हाथ सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, बल्कि हर जन्म के लिए थाम रहा हूँ। इनाया की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। पवित्र अग्नि के सामने फेरे शुरू हुए। हर फेरे के साथ पुरानी कड़वी यादें जलकर राख हो रही थी। सातवां फेरा पूरे होते ही विराज ने इनाया की मांग में सिंदूर भरा। तभी विराज के पिता मिस्टर मल्होत्रा ने आगे बढ़कर दोनों के सिर पर हाथ रखा। उन्होंने भावुक होकर कहा, इनाया बेटा, आज से तुम सिर्फ इस घर की बहू नहीं, बल्कि इस परिवार की नींव हो। मुझे माफ कर देना कि मैंने इस हीरे को पहचानने में इतनी देर कर दी। शादी की रस्में पूरी हुई, लेकिन असली जादू तो अब शुरू होने वाला था। विदाई का वक्त आया तो इनाया की नजरें पास खड़े समर और छोटे अंश पर पड़ी। अंश ने दौड़कर इनाया का पल्लू पकड़ लिया और मासूमियत से पूछा, मम्मी, क्या अब आप फिर से हमें अकेला छोड़ देंगी? हॉल में सन्नाटा छा गया। इनाया की आंखों में आंसू आ गए। उसने विराज की ओर देखा। उसकी नजरों में एक सवाल था। विराज मुस्कुराया। उसने इनाया का मन पढ़ लिया था। विराज ने आगे बढ़कर अंश को अपनी गोद में उठा लिया और समर की तरफ देखकर कहा, समर, तुमने इनाया को तब संभाला था जब उसके पास कोई नहीं था। आज जब इनाया मेरी हो गई है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह अंश की मम्मी नहीं रही। आज से मेरा घर, मेरा परिवार और मेरी खुशियां सब अंश के लिए भी उतनी ही हैं जितनी मेरे लिए। विराज ने इनाया का हाथ थामा और समर से कहा, समर, तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। अंश को अब 2 घर और 2 पिताओं का प्यार मिलेगा। इनाया अब अंश से दूर नहीं जाएगी, बल्कि अंश हमारे साथ हमारे घर में रहेगा।
यह सुनकर इनाया के चेहरे पर जो मुस्कान आई उसने महफिल में चार चांद लगा दिए। इनाया ने अंश को चूम लिया और कहा, नहीं बेटा, अब हम कभी अलग नहीं होंगे, अब हम सब एक साथ रहेंगे। विदाई की घड़ी आई, लेकिन इस बार कोई रोया नहीं। विराज, इनाया और गोद में अंश को लेकर गाड़ी की तरफ बढ़े। विराज ने गाड़ी का दरवाजा खोला, इनाया को बैठाया और फिर अंश को उसकी गोद में बिठा दिया। समर ने बाहर खड़े होकर हाथ हिलाया। उसकी आंखों में सुकून था कि उसका बेटा अब एक मुकम्मल परिवार के पास है। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी। खिड़की से बाहर गिरती मोगरे की पंखुड़ियों के बीच विराज ने इनाया का हाथ थामकर कहा, इनाया, लोग कहते हैं कि कहानियां अधूरी रह जाती है, लेकिन देखो, खुदा ने हमें सिर्फ एक दूसरे का साथ ही नहीं दिया, बल्कि एक पूरा जहान दे दिया। आज से हमारी रूह एक है और हमारा घर खुशियों से भरा हुआ। सुनहरी शाम की रोशनी में उनकी गाड़ी एक नए और मुकम्मल सफर की ओर निकल पड़ी, जहां अब कोई अधूरापन नहीं था, बस बेपनाह मोहब्बत और एक प्यारा सा परिवार था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले कहानी में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।